तो लास्ट क्लास में हम लोग देखा था कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो O2 एंड CO2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू थ्रू हार्ट और कार्डियक सिस्टम वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। कैसे लंग से लेके हार्ट के अंदर आता है, हार्ट से लेके वो टिश्यू के पास जाता है, फिर टिश्यू से आगे कैरी फॉरवर्ड होके लंग्स तक जाता है। वो पूरा मैकेनिज्म हमने देखा था। हमने ये भी देखा था जो हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट के थ्रू बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, एंड जो राइट पार्ट था उस राइट पार्ट के थ्रू बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा था, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कैसे होता है वो आज हम लोग समझेंगे इस मैकेनिज्म में, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो अगर रेस्पिरेटरी गैसेस की बात करें तो बेसिकली रेस्पिरेशन के थ्रू दो ही टाइप के गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, O2 एंड CO2। तो अगर रेस्पिरेटरी गैसेस की बात करें तो उसको हम O2 एंड CO2 में डिवाइड कर दिए। अगर O2 की बात करें, जो जितना टोटल ऑक्सीजन होता है उसका 97 से लेके अराउंड 98% वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। दैट मीन 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को बाय शॉर्ट एच भी लिखा जाता है, ठीक है। बार बार हीमोग्लोबिन लिखना पॉसिबल नहीं है। और जो 2 to 3% होता है वो बेसिकली डिज़ोल्व होता है प्लाज्मा के अंदर, डिज़ोल्व्ड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा वो पार्ट होता है जो ब्लड का लिक्विड फ्लूइडिक पार्ट होता है, बेसिकली वाटर से बना हुआ होता है, ठीक है। अगर CO2 की बात करें, CO2 का इसमें 3 टाइप देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक जो CO2 का अराउंड 25% जो होता है, कहीं कहीं पे आपको 20 to 25% भी देखने को मिलेगा। सो लेट्स टेक दैट वैल्यू। 20-25% जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। HbCO2 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और इसको हम कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, राइट। ये जो अराउंड 70% के आसपास जो होता है, अराउंड 70% के आसपास जो होता है वो एज ए कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट फॉर्म में, बेसिकली बाइकार्बोनेट एनायन की फॉर्म में, दिस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और जो बचा कुचा 5 to 7% होता है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, डिज़ोल्व्ड इन प्लाज्मा। तो CO2 एंड ऑक्सीजन कौन किस फॉर्म में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ये मैकेनिज्म सबको क्लियर हो गया, ये बेसिक आइडिया सबको क्लियर होगा। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वैल्यू याद रखना, ठीक है। डायरेक्टली पूछा जाता है वैल्यूज़। अराउंड 97 to 98% जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, और जो 2 to 3% होता है वो डिज़ोल्व्ड इन प्लाज्मा। और जो CO2 का होता है वो 20-25% हीमोग्लोबिन CO2, जिसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, ठीक है, दोनों सही है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा जब हीमोग्लोबिन के बारे में बताऊंगा। 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट एनायन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और ये जो 5 to 7% होता है वो प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब चलो देखते हैं कि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है गैस का तो कौन कौन सा फैक्टर होता है जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करता है और कैसे अफेक्ट करता है। जबकि लंग्स के अंदर कैसे वो अफेक्टेड होता है, टिश्यू के अंदर कैसे अफेक्टेड होता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। पहले हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। O2 की ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बेसिकली टिश्यू एंड लंग्स में कैसे होता है। तो पहले हम एल्वियोलाई की बात करेंगे, ठीक है। अब प्रेशर थ्योरी में हम लोग देखा था कि एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, पर जो ब्लड कैपिलरी होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन कर जाएगा। डिफ्यूज़ इन करने के बाद ये ऑक्सीजन आगे चल के एल्वियोलाई के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। एंड ये आगे चल के ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ? टिश्यू में। बीच में मैंने हार्ट को छोड़ दिया क्योंकि हार्ट जो बेसिकली सिर्फ एक रेगुलेटेड वे में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो मैंने हार्ट को यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो सिर्फ हम बात करते हैं एल्वियोलाई एंड टिश्यू के बीच में। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब जैसे ही टिश्यू के अंदर आता है ये बात, जैसे ये बात टिश्यू के अंदर होता है, टिश्यू में क्या होता है? टिश्यू में ये ऑक्सीजन जाके यूटिलाइज होगा। तो टिश्यू के अंदर O2 यूटिलाइज होता है और CO2 प्रोड्यूस होता है टिश्यू में। तो ये CO2 जाके कुछ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, कुछ बाइकार्बोनेट फॉर्म में आता है और कुछ डिज़ोल्व फॉर्म में, CO2 डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और आगे चल के ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है? वो हार्ट, और हार्ट से होके लंग्स एल्वियोलाई के पास जाके वो डिफ्यूज़ आउट होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो मैकेनिज़्म होता है वो क्यों होता है और कौन कौन सी फैक्टर होता है जो बेसिकली इस पूरा प्रोसेस को अफेक्ट करता है। अगर हम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हमने देखा था कि लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना था? PO2 कितना था? 104, राइट। एल्वियोलाई के अंदर 104 मिलीमोलर था। तो ये जो 100 मिलीमोलर ऑक्सीजन था, ठीक है, इसका जो पार्शियल प्रेशर था, ये ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा हीमोग्लोबिन के थ्रू। दैट मीन ये ऑक्सीजन आगे चल के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। बट द फैक्ट इज़ कि क्यों ऑक्सीजन यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। तो बिफोर आई कंटिन्यू विद ऑक्सीजन, मैं थोड़ा सा बता दूं कि हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन के साथ प्रॉपर्ली ऑक्सीजन बाइंड करता है। अगर मैं थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में बता दूंगा तो तुम लोग को आगे चल के समझने में ईजी रहेगा कि अच्छा O2 इसलिए बाइंड करता है, CO2 इसलिए नहीं बाइंड करता है, और आगे चल के क्यों O2 कम बाइंड करता है, क्यों CO2 ज़्यादा बाइंड करता है, वो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में बता दूँ। हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली एक टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है, ठीक है। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो 4 इसका मोनोमरिक यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू अटैच होता है और एक टेट्रामर फॉर्म करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हीमोग्लोबिन का जो होता है 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और मैक्सिमम जो प्रोटीन होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलता है। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन में 4 चेंबर होता है, 2 अल्फा 2 बीटा, और हर एक चेंबर के अंदर इतना कैपेसिटी होता है कि वो एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर पाए, ठीक है। हर एक चेंबर के पास एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन बाइंडिंग का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव ऑक्सीजन बाइंडिंग। इसका मतलब अगर मान लो ये पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा है और ये चौथा ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन अपना जो आगे का ऑक्सीजन है उसकी बाइंडिंग मैकेनिज्म को प्रोमोट करता है। इसके प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल टोटल कितना ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है? 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है एक हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के अंदर ये ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग का प्रोसेस है वो कुछ फैक्टर्स के द्वारा अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि pH। अगर ब्लड की pH लो रहेगी, दैट मीन एसिडिक pH होगी, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो प्रॉपरली नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पाता है। दैट मीन pH हाई रहेगी, दैट मीन एल्कलाइन साइड में होगा pH, तब जाके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का प्रॉपर बाइंडिंग होता है। तो
पता है हम लोगों को ब्लड का जो पीएच होता है कितना होता है, ब्लड की जो एक्चुअल पीएच होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। और बेसिकली थोड़ा सा इसके आगे की रेंज में, दैट मीन अप टू 8 pH एल्कलाइन रेंज में प्रॉपर्ली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है। बट अगर pH कम होता है, बिलो 6.8 के नीचे जाता है pH, तो वो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाता है। सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए भी सेम मैकेनिज्म है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो O2 हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग है वो हैम्पर्ड हो जाता है। अगर टेम्परेचर लो होता है, मॉडरेट होता है, जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में O2 एंड हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग होता है वो प्रमोट होता है, ठीक है। और एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है 2,3-BPG। बेसिकली एक ग्लाइकोलाइटिक मेटाबोलाइट होता है 2,3, इसका एक पूरा नाम मैं बता देता हूँ, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। जब बॉडी में इसका कंसंट्रेशन कम होता है, जब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, तब O2 हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। और जब इसका कंसंट्रेशन कम होता है तब O2 एंड हीमोग्लोबिन का प्रॉपर बाइंडिंग होता है। तो ये कुछ 3 फैक्टर्स होता है जो बेसिकली pH, टेम्परेचर एंड बिसफॉस्फोग्लिसरेट होता है। एक और होता है जिसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो बेसिकली जब CO2 बॉडी के अंदर आता है वो कार्बनिक एसिड फॉर्म करता है, वाया एक एंजाइम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज, जिसके थ्रू कार्बनिक एसिड फॉर्म करता है। तो ये कार्बनिक एसिड आगे चल के बाइकार्बोनेट को H+ एंड HCO3- एनायन में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो जैसे कि बाइकार्बोनेट ब्रेक डाउन हुआ तो ब्लड के अंदर H+ आयन का मात्रा बढ़ेगा। H+ आयन का मात्रा बढ़ेगा मतलब pH डिक्रीज होगा, एसिडिक pH हो जाएगा। और ये एसिडिक pH जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग होता है हीमोग्लोबिन के साथ उसको हैम्पर करता है, ठीक है। तो इन्हीं 4 फैक्टर्स के ऊपर इसको अगर मैं नेमिंग कर दूँ 1, 2, 3, 4, इन्हीं कुछ फैक्टर्स की वजह से जो हीमोग्लोबिन के साथ O2 एंड CO2 का बाइंडिंग है वो अफेक्टेड होता है। अब इसी फैक्टर्स की बेसिस पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बोर्स, ठीक है। उन्होंने एक ग्राफ दिया था जिसको हम बोर ग्राफ के नाम से जानता है। तो वो बोर ग्राफ के थ्रू हम बेसिकली ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के बीच में जो बाइंडिंग है उसके बारे में वी कैन ईजिली प्रेडिक्ट कि वो कैसे बाइंड करता है, ठीक है। लेट्स सी दैट ग्राफ। बोर्ड साहब ने क्या बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको अगर मैं एक्स एक्सिस पे ले लूँ और वाई एक्सिस पे अगर मैं हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग, दैट मीन हाउ मच अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड बाय ऑक्सीजन को अगर मैं वाई एक्सिस पे ले लूँ तो कुछ का ग्राफ बन के आता है जो सिग्मॉइड ग्राफ कहते हैं जिसको, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिग्मॉइडल ग्राफ। इस टाइप की जो ग्राफ होता है इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड ग्राफ। सिग्मॉइड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सिग्मा, दैट मीन एस शेप ग्राफ बनता है, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर तुम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा हम इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। हाँ, नाउ इट्स लुकिंग लाइक अ एस ग्राफ। तो सिग्मॉइड ग्राफ में एक्चुअली होता क्या है समझो। मैंने क्या बताया था, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बाइंडिंग होना होता है तो इनिशियली इन दिस फेज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का बाइंडिंग धीरे धीरे आगे एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, ठीक है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग चलता है। तो जैसे ही कोऑपरेटिव बाइंडिंग प्रॉपर्ली हो जाता है तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर पूरे मात्रा में ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम बाइंडिंग होता है बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। और एक टाइम के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड के अंदर जितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जितना हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल था वो सब अगर ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है तो वो सैचुरेट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन। दैट मीन एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूँ, अगर मान लो 1 ml ब्लड है और उस 1 ml ब्लड के अंदर 500 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है,
तो हमको पता है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, तो टोटल कितना ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ml ब्लड के अंदर हो सकता है? 2000 O2 मॉलिक्यूल। क्लियर? अब ये जो 2000 O2 मॉलिक्यूल है, इसका बाइंडिंग कैसे होगा? इनिशियली कोऑपरेटिव बाइंडिंग होगा। कोऑपरेटिव बाइंडिंग में क्या होगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो धीरे धीरे एनहांस होगा। तो यहाँ पर ग्राफ धीरे धीरे स्लोप आगे की तरफ उसका होता है, ठीक है। जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बाइंडिंग प्रोमोट हो जाता है तो सडनली बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ईजिली बाइंड कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सैचुरेशन। मान लो यहाँ पर 490 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो चुका है। तो हमारे पास था कितना? 1 ml में 500 था। तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है? अभी 10 हीमोग्लोबिन बचा हुआ है। अभी 10 हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा? 10 × 4 40 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा। तो यहाँ पर जो होगा ग्राफ वो आगे चल के थोड़ा सा उसका राइज होगा। उसके बाद देखने को मिलेगा कि मान लो यहाँ पर 500 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कंप्लीट होता है और आगे चल के तुम कितना भी CO2 का मात्रा तुम बढ़ा दो, वो ग्राफ का कोई चेंजेस नहीं होगा। दैट मीन ये ग्राफ आगे चल के अब सैचुरेट हो चुका है। O2 का लेवल बढ़ाने से इस ग्राफ के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा और इसी ग्राफ को हम कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व और O2 हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कर्व, ठीक है। और इसको सिग्मॉइड कर्व के नाम से भी जानते हैं, सिग्मॉइड कर्व। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर है सबको कि ऑक्सीजन के साथ कैसे हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग होता है वो अफेक्ट करता है इस ग्राफ को। अब इस ग्राफ के अंदर जो फैक्टर्स मैंने बताया उसको देखते हैं, ठीक है, कि वो कैसे ऐसे ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होता है उसको प्रोमोट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और एल्वियोलाई के पास यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है वो कितना होता है? 40 होता है। दैट मीन यहाँ पर CO2 आगे चल के मैंने क्या बताया था? CO2 आगे चल के कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के थ्रू बाई कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट होता है और कार्बनिक एसिड आगे चल के ब्रेक डाउन होकर बाइकार्बोनेट एनाइन फॉर्म करता है। पर यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कंपेयर टू ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन भी कम होगा और H+ का प्रोडक्शन भी कम होगा। दैट मीन यहाँ पर जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग है फेवरेबल है। दिस इज़ अ फेवरेबल बाइंडिंग, ठीक है। तो फेवरेबल बाइंडिंग होगा मतलब धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग का लेवल यहाँ पर बढ़ेगा आगे। क्लियर? अगर हम टिश्यू की बात करें, टिश्यू के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो टिश्यू के अंदर हमने देखा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का 40 होता है और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 45 होता है। अब CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन से ज़्यादा है, दैट मीन CO2 का जो बाइकार्बोनेट एनाइन फॉर्म है और H+ आयन का जो फॉर्म है उसका मात्रा भी ज़्यादा है, वो भी हायर अमाउंट में प्रेजेंट है। अब ये दोनों हायर अमाउंट में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा और ड्यू टू दैट ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर जो O2 हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग है बहुत कम होता है, ठीक है। अनफेवरेबल बाइंडिंग होता है यहाँ पर, अनफेवरेबल बाइंडिंग। यहाँ पर होगा फेवरेबल बाइंडिंग, ठीक है, फेवरेबल बाइंडिंग होगा और यहाँ पर होगा अनफेवरेबल बाइंडिंग। दैट मीन ये बाइंडिंग उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। ड्यू टू दैट रीज़न यहाँ पर हीमोग्लोबिन CO2 के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और CO2 आगे चल के ट्रांसपोर्ट होता है। आई थिंक जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो कौन कौन सी फैक्टर के द्वारा अफेक्टेड होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ CO2 का कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से कम रहेगा तो वो इस प्रोसेस को प्रमोट करेगा। अगर टेम्परेचर
मॉडरेट रहेगा, बिलो 40 डिग्री होगा तो ये प्रोसेस प्रमोट होगा। ठीक है, अगर पीएच अगर माइल्ड अल्कलाइन रेंज में होगा, दैट मीन्स 7 to 8 के बीच में होगा, तो भी ये प्रोसेस प्रोमोटेड होगा। एक और फैक्टर था, वो कौन? बाइकार्बोनेट H+ आयन। बाइकार्बोनेट H+ आयन का मात्रा जितना कम होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग फेवरेबल होगा। और एक मॉलिक्यूल था जो ग्लाइकोलाइटिक सबस्ट्रेट था, जो कि 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसराइड। एक्चुअली वो डायरेक्ट सबस्ट्रेट नहीं है ग्लाइकोलाइसिस का, एक फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज नाम का एंजाइम आता है जो आगे चल के 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसराइड से उस सबस्ट्रेट को फॉर्म करता है। तो अगर 2,3-BPG कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, जो नेचुरली कम ही मात्रा में प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में, तब भी जाके O2 और हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग फेवरेबल होता है। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग को प्रोमोट करता है, आई होप कि समझ में आया होगा सबको। ठीक है, अब हम देखते हैं कि CO2 का जो बाइंडिंग है वो कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है, और कैसे होता है हीमोग्लोबिन के साथ। अब यहाँ पर CO2 की बात करते हैं। ठीक है, CO2 में क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि CO2 जो होता है, CO2 आगे चल के एक एंजाइम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज, जिसके साथ वो रिवर्सिबली बाइंड करता है। ठीक है, CA मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कार्बनिक एनहाइड्रेज। बेसिकली जो प्लाज्मा के अंदर CO2 का डिसॉल्विंग कैपेसिटी होता है, जो भी आसपास ब्लड के अंदर प्लाज्मेटिक वॉल्यूम होता है, वहाँ से ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल को CO2 के साथ अटैच करा के वो कार्बनिक एसिड का फॉर्म करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्बनिक एसिड। और ये कार्बनिक एसिड रिवर्सिबली आगे चल के बाइकार्बोनेट एंड H+ में सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा था ना, जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म था, उसमें सिर्फ 25% के आसपास वो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है, और बाकी का मैक्सिमम जो वॉल्यूम था, 70% जो वॉल्यूम था, वो इस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि CO2 मैक्सिमम किस नेचर में, किस फॉर्म में ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, वो बाइकार्बोनेट होगा। अगर ऑर्डर पूछा जाए तो पहले बाइकार्बोनेट, फिर हीमोग्लोबिन, फिर आएगा प्लाज्मा में डिसॉल्व कंडीशन में। क्लियर? तो अगेन यहाँ पर भी फैक्ट सेम है कि CO2 का पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ CO2 का बाइंडिंग फेवर होगा। और वो कौन सा एरिया होता है? जहाँ टिश्यू से ब्लड आगे चल के सिस्टमिक वेन के थ्रू हार्ट के अंदर जाता है, वहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो कंपेयर टू ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के साथ CO2 का बाइंडिंग फेवरेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बनिक एनहाइड्रेज होता है। ओके, तो आई होप कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 का जो मैकेनिज्म है वो समझ में आ गया। अब पूरा जो फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स इस पूरा प्रोसेस को अफेक्ट किया था, मैं एक बार उसको सम अप कर देता हूँ। ठीक है, थ्रू अप द कर्व, तो पूरा मैटर एक बार में समझ में आ जाएगा। एक एक फैक्टर्स को लेंगे और उसको कर्व में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना बढ़ेगा, तो ये कर्व, ये स्टैंडर्ड कर्व है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंडिंग का। तो स्टैंडर्ड कर्व में क्या क्या चेंज हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। अगर CO2 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना बढ़ाओगे आगे, जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आगे ज़्यादा डिसॉल्व होगा, CO2 के हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा बाइंड करेगा, ये कर्व राइट के साइड में, राइट के तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, फ्रॉम इस नेचुरल फॉर्म दिस कर्व विल शिफ्ट, लेफ्ट के साइड में ये ग्राफ शिफ्ट होगा। PO2 का मात्रा जितना बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब भी बढ़ेगा, तो ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। और ये लेफ्ट साइड में ग्राफ जो शिफ्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर मैं एक ये जो मैंने लिखा ना P50O2, इसका मतलब होता है कि हाफ ऑफ द पार्शियल प्रेशर, दैट मीन हाफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन में 50% ऑक्सीजन की सैचुरेशन में
कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग मैक्सिमम होता है, तो वो ये पॉइंट होता है। और ये जो वैल्यू होता है वो नियर अबाउट इसके पास आता है। तो अगर तुम इस ग्राफ को वैल्यू से रिप्रेजेंट करोगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3 करके ऐसे 10 तक इसका वैल्यू लेते हो, तो देखो जो PO2 का नॉर्मल कर्व में जो वैल्यू है वो अराउंड 2.34 के आसपास है। जस्ट एक स्टैंडर्ड समझाने के लिए, ठीक है। बट जहाँ एक ग्राफ शिफ्ट हो गया तो देखो ये वैल्यू कहाँ आ गया, 1.2 के आसपास आ गया। दैट मीन अगर PO2 बढ़ेगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की, pH की बात कर लेते हैं, जो एक्चुअली बोर्ड इफेक्ट में देखने को मिलता है। pH में हमने क्या देखा था कि बाइकार्बोनेट का अमाउंट, दैट मीन जब कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट एंड H+ आयन में सेपरेट हो जाता है तो उसमें H+ का मात्रा बढ़ने से pH लो हो जाता है। तो अगर pH वैल्यू कम होगा, मतलब pH अगर एसिडिक साइड में होगा, तो ये जो ग्राफ है, सिग्मॉइड ग्राफ है, वो शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, वो राइट की साइड में शिफ्ट होगा। अगर ये ग्राफ pH की जो है एल्कलाइन साइड में जाता है तो ये ग्राफ जो होगा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। कैसे, देखो ठीक है। ब्लैक जो है स्टैंडर्ड ग्राफ है। अब ये मैंने बोला कि किसके लिए है, ये है कि जब pH ज़्यादा है, अगर pH ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग फेवरेबल होगा, तो कम पार्शियल प्रेशर में भी जब मैक्सिमम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर पाएगा। जैसे ही pH इसका कम हो जाएगा, दैट मीन एसिडिक pH हो जाएगा, वो ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ उसको अफेक्ट करता है। तो ये ग्राफ राइट के साइड में शिफ्ट हो जाएगा जबकि pH कम है, ठीक है। यहाँ पर pH ज़्यादा है तो ग्राफ राइट के लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ, जैसे ही pH कम हो गया, ठीक है, तो ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो गया। सेम अगर मैं बताऊं टेम्परेचर के लिए, उसमें भी सेम होता है। अगर हाई टेम्परेचर है तो ये ग्राफ शिफ्ट होगा राइट के साइड में। अगर टेम्परेचर मॉडरेट है, लो टेम्परेचर है, तो मेटाबॉलिज्म का रेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, तो ये ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दूं कि लो टेम्परेचर और इधर मैं कर देता हूँ हाई टेम्परेचर। और कौन सा फैक्टर था, बाइकार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट की बात करें तो बाइकार्बोनेट का भी अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो ग्राफ राइट की साइड में शिफ्ट होगा। अगर बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा तो अगेन लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में और कौन सा फैक्टर है, बाइकार्बोनेट, इसका कम अमाउंट, और इधर राइट में बाइकार्बोनेट का ज़्यादा अमाउंट, ठीक है। और कौन फैक्टर था, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 2,3-BPG। अगर इसका कंसंट्रेशन हाई है ब्लड में तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, ग्राफ शिफ्ट होगा राइट के साइड में। अगर इसका कंसंट्रेशन कम है तो ग्राफ शिफ्ट होगा लेफ्ट के साइड में। तो इसको भी यहाँ पर मार्क आउट कर देते हैं, ये है 2,3-BPG, ठीक है। अगर जब इसका कंसंट्रेशन लो है और ये है 2,3-BPG जब ये हाई है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हीमोग्लोबिन के थ्रू साथ ऑक्सीजन एंड CO2 का बाइंड होने का कैपेसिटी, एंड कौन कौन सा फैक्टर होता है जो इसको अफेक्ट करता है। बोर्स का ग्राफ क्या होता है, जिसको हम O2 CO2 हीमोग्लोबिन सैचुरेशन ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। उसका नेचर क्या होता है, सिग्मॉइडल होता है, ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड हेल्पफुल बनाते हैं और ऑक्सीजन का बाइंडिंग को पेनफुल, दैट मीन उसको अनफेवरेबल भी करता है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग। वो सब कुछ हमने आज के टॉपिक में देख लिया। आई होप कि आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगेन अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू।